में अकेली जाकर क्या करेगी, कैसे रहेगी? माँ, मैं तुझे बिना बताए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है, लेकिन जब तक तेरी सहमति नहीं होगी तब तक मेरा ये फैसला अधूरा ही रहेगा। माँ, मैं जिस लड़की की तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने उसको वादा किया है कि मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ आऊँगा और हम सब मिलकर जंगल में साथ में रहेंगे और हम दोनों विवाह कर लेंगे। लेकिन बेटा, तो उस लड़की के परिवार वालों के बारे में कुछ भी तो नहीं जानता। अगर उस लड़की के परिवार वाले आ गए और उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया, तब क्या होगा? हमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्या तुमने ये सोचा है? मैंने उसके परिवार वाले के बारे में पूछा था माँ, तो उसने बताया कि उसका कोई नहीं है। बस यही वजह और भी है जिसकी वजह से मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। हम दोनों भी इस गांव में अकेले रहते हैं ना माँ, इसलिए वो मुझे अपने जैसी लगी। ठीक है बेटा, मुझे तुम दोनों का ये विवाह मंजूर है। हम आज शाम को उसके घर चलते हैं। अभी वहां से जंगल की तरफ निकल पड़ेंगे। मुझे भी खुशी होगी, तुम दोनों साथ साथ रहो। रमेश माँ नीरजा को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है और वहाँ घर बनाकर रहने लगती है, साहूकार तांत्रिक के पास पहुंचकर। आओ मेरे प्यारे दोस्त आओ। तुमको देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़की गांव छोड़कर चली गई हो। हाँ मेरे दोस्त, तुमने सही कहा, वो लड़की गांव छोड़कर चली गई है। मेरे दोस्त ने मुझसे कोई काम कहा हो तो उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। अब आगे तुम क्या करोगे? मैं इस काम में अब देर नहीं करूंगा। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की को खत्म करना ही होगा। दोस्त, ये पोटली लो, ये तुम्हारा इनाम है। तुम आराम से अपने घर जाओ, बाकी काम तो मैं खुद कर लूंगा। साहूकार वहाँ से चला जाता है। साहूकार के जाने के बाद चंपक बिल्लू को बुलाता है। लड़की गांव छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगी है और हम दोनों को जल्द से जल्द मिलकर उस लड़की को मारना ही होगा। तुम इस बात के लिए परेशान मत हो, उस लड़की को तो मैं अकेले ही मार सकता हूँ। तुम बस मेरे आने की प्रतीक्षा करना, मैं उस लड़की को मारकर बस अभी आया। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अब इस काम को मैं ज्यादा देर नहीं रोक सकता। चलो हम दोनों साथ चलते हैं उस लड़की को मारने के लिए। चंपक और बिल्लू नीरजा को मारने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। रमेश जंगल से लकड़ियाँ और कुछ फल लेने के लिए जाता है। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि भेड़िया और एक आदमी उसके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तुम दोनों कौन हो और उस घर की तरफ क्यों जा रहे हो? अगर तुमने उस घर की तरफ एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अभी वक्त है, यहाँ से चले जाओ। बिल्लू, उस लड़की को मारने से पहले हमें सबसे पहले इसको ही मारना पड़ेगा। तुम जाकर सबसे पहले इस व्यक्ति को मार दो, फिर उस लड़की को मारेंगे। तुम सही कह रहे हो, उस लड़की को मारने से पहले हमें इसको ही मारना पड़ेगा। अगर इसको मरने की इतनी जल्दी है तो ऐसा ही ठीक है। ठीक है, अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा बोलकर बिल्लू रमेश की तरफ दौड़ता है। रमेश के हाथ में कुल्हाड़ी लगी होती है। जैसे ही बिल्लू उस पर हमला करने की कोशिश करता है, रमेश पूरी ताकत से कुल्हाड़ी से भेड़िया पर वार कर देता है, जिससे भेड़िया मर जाता है। देखा, मैंने तेरे इस भेजे हुए भेड़ियों को तो मार दिया। अब तेरी बारी है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तुझे क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है? मैं उसकी तरह इतना कमजोर नहीं हूँ। चल, मैं तुझे ये पहला मौका देता हूँ मुझ पर वार करने का। पूरी ताकत से वार करना, उसके बाद तो मैं तुझे दोबारा मौका नहीं दूंगा। रमेश पूरी ताकत से चंपक पर वार करता है, लेकिन इतनी ताकत से वार करने के बाद भी चंपक पर उसका असर नहीं होता। रमेश को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही चंपक उस पर वार कर देता है, जिससे रमेश वहीं बेहोश हो जाता है। मैं इसको तो बाद में मारूंगा, सबसे पहले मैं उस लड़की को मार कर आता हूँ। उस लड़की का मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा मन में सोचकर चंपक उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है।
जब वह झोपड़ी के अंदर पहुंचता है तो निर्जा उसे कहीं नहीं मिलती। वह एकदम से सोच में पड़ जाता है, आखिर वह कहाँ गई। उधर रमेश की माँ और निर्जा पेड़ में छुपकर ये सब देख रहे थे। बेटी, वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है, तू शांति से खड़ी रहना और मौका देखकर एक ही बार से उस पर वार कर देना। अगर उसको दोबारा मौका मिला तो गए हम दोनों, और साथ में वो रमेश को भी मार सकता है। नहीं माँ, मेरे होते हुए रमेश को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम एक काम करो, तुम उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाओ। वो तुम्हारी तरफ आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे से आकर पूरी ताकत से उस पर वार कर दूंगी। ठीक है बेटी, मैं पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन तू हिम्मत से काम लेना, भगवान हमारे साथ है। रमेश की माँ पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती है। चंपक उसको देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी निर्जा मौका देखकर चुपके से पीछे से आती है और तांत्रिक पर कुल्हाड़ी से पूरी ताकत से वार कर देती है। कुल्हाड़ी के एक ही वार से तांत्रिक की वहीं मृत्यु हो जाती है। बेटी, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों की जान बची है। माँ, आखिर आप दोनों भी तो मेरे अपने ही हैं। दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। काश जब मैं विवाह करती तो मेरे घर का कोई सदस्य मेरे पास होता और उसके आशीर्वाद से मेरा विवाह होता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन मेरी किस्मत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर में रमेश को भी होश आ जाता है और वह उठकर निर्जा और माँ की तरफ आता है। अरे माँ, इस तांत्रिक को किसने मारा? जरा मुझे भी तो बताओ। बेटा, इस तांत्रिक को हमारी इस बहादुर बेटी ने ही जान से मारा है। मुझे तो लगता है जैसे कोई ये किसी वीर कुल की लड़की है। वह तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी साधु बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। बाबा, आप सब सही समय पर आए हैं। अब आपके आशीर्वाद से हम दोनों विवाह करेंगे। मैं सोच रही थी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आपके रूप में मुझे एक पिता मिले हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटी, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम विवाह के लिए अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लो। मेरे पिता का आशीर्वाद? मैं कुछ समझी नहीं बाबा। मैं बताता हूँ बेटी, आखिर क्या हुआ था। एक बार की बात है, राजा भानु सिंह के दरबार में एक नकली ज्योतिषी चंद्रसेन आता है, जिसे तांत्रिक चंपक ने भेजा था। महाराज की जय हो। मैं आपके पास एक विशेष जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपकी उम्र लंबी हो सकती है। अगर तुम्हारी बात इतनी जरूरी है तो कहो, आखिर ऐसी क्या बात है? अगर तुम्हारी बात से हमारा भला हो सकता है तो हम तुम्हें पैसों से माला माल कर देंगे। महाराज, मुझे पैसों का जरा भी मोह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर कोई परेशानी न आए, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस राज्य का राजा न हो उस राज्य का भला कभी नहीं हो सकता। आपकी छोटी राजकुमारी जो मर चुकी है, उनकी एक पुत्री है। उस पुत्री के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर आप अपने को जीवित रखना चाहते हैं तो आपको या तो अपनी पुत्री को मारना होगा या किसी ऐसी जगह पर छोड़ना होगा जहां से वो फिर कभी वापस ना आ पाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? सैनिकों, इसको पकड़ो और कारावास में बंद कर दो। महाराज, मुझे मरने का जरा भी भय नहीं है। महाराज, एक दिन तो मुझे मरना ही है, लेकिन बाद में आपको फिर इस बात के लिए पछतावा ना हो। किसी व्यक्ति ने मेरी जान बचाने का उपाय